ख्वाजा साद रफ़ीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे कि गवादर और कराची में जो हमारी सी पोर्ट्स हैं वो अपग्रेड हों, उन्हें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और वहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इसके साथ ही हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर ये जो पोर्ट कासिम है इसकी अगर अपग्रेडेशन की और उसको ऑपरेट करने का कोई सिलसिला तय होता है तो फिर कराची से पिपरी मार्शलिंग यार्ड जो रेलवे का है उस तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगा जो 55 किलोमीटर लंबा होगा, क्योंकि अगर कतरी गवर्नमेंट आ गई पोर्ट कासिम को डेवलप करने के लिए मोर ओवर और वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर वहाँ पे बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। तो उसके लिए लाजम होगा कि वो सारे ऑपरेशंस रेल के ज़रिए हों ताकि कराची शहर कंजेशन से बच सके। उसका पाकिस्तान रेलवेज़ को भी बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त जो पिपरी का मार्शलिंग यार्ड है वो आपको बहुत सौ को पता होगा, वहाँ जंक यार्ड बना हुआ है। इसके अलावा कतर इन्वेस्टमेंट की जो दिलचस्पी थी वो एयरपोर्ट्स में भी थी। हम भी चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स अपग्रेड हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 42 एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 11 एयरपोर्ट्स तो क्लोज़ हैं और 5 एयरपोर्ट्स हैं जो सेमी फंक्शनल है। और जो फुली फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या हालात हैं। ये जो आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ये हाफ कैपेसिटी पे चल रहा है। 10 मिलियन की इसकी कैपेसिटी के लिए ये इस वक्त डिज़ाइंड और 52 लाख मुसाफिर हैं। हालांकि ये 2 करोड़ से ज़्यादा की कैपेसिटी पे चल सकता है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी तरह जो आपका कराची का एयरपोर्ट है वहाँ पे गो के कार्गो ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक नए कार्गो टर्मिनल के लिए जगह मुद्दत से पड़ी है और हमने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। तो ये जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, क्या इन्हें जदीद एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए? कि क्या यहाँ पाकिस्तानियों को दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए? न किसी ने किसी एयरपोर्ट के किसी शेयर को फ़रोख्त करने की बात की है, ना कोई इस तरह की ऑफ़र की गई है, ना इस पर कोई गुफ्तगू हुई। यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला दी गई सिर्फ उसके दोहा के कतर के दौरे को नाकाम करने के लिए। तो अगर आप इस तरह करेंगे और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे तो क्या ये मुल्क की खिदमत है? मुझे बताइए। अगर ये सैलाब ना होता तो मैं इसका आज बहुत मुंह तोड़ जवाब देता। सैलाब की वजह से मैं ज़रा इसको ज़रा महदूद रखूँगा और असल बात आगे आएगी। तो ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि ना PIA ज़ेर बहस आया कतर में, जिसको इन्होंने बेच दिया है दूसरी पार्टी ने कि जी बेच के आ गए हैं। एयरपोर्ट्स को बेचा बिल्कुल भी नहीं जा रहा, कोई कौम अपने एयरपोर्ट्स नहीं बेचती। लेकिन जो दुनिया में पॉपुलर मॉडल है वो ये हम अडॉप्ट करेंगे कि 25 या 30 साल के लिए उनको आउटसोर्स किया जाता है, उनको कमर्शलाइजेशन, अपग्रेडेशन, रिहेबिलिटेशन। कराची एयरपोर्ट को बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। कराची एयरपोर्ट तकरीबन अपनी कैपेसिटी पे चल रहा है। 7 मिलियन के लिए वो डिज़ाइंड है और 68 लाख लोग वहाँ पे जो है वो पर ईयर आ रहे हैं। तो कराची हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसको इससे बहुत बड़ा एयरपोर्ट और जदीद एयरपोर्ट चाहिए। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और 25-30 वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है उसको रहती है पाकिस्तान के पास, तो यार इसमें कोई बुराई है? सारी दुनिया के एयरपोर्ट इस तरह चलते हैं। आप इस्तांबुल का एयरपोर्ट देखें, आप इंडिया के एयरपोर्ट्स देखें। हमने जाने से पहले कम से कम दुनिया के 20-22 जो बड़े एयरपोर्ट्स थे उनको एवेल्यूएट किया और जो उनका मॉडल है वही मॉडल हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो 100% मलकियत हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेगी। कोई बेचने वाला कोई बात की ही नहीं गई। यहाँ पे एक तुमार और तूफान खड़ा किया गया। इतनी बड़ी आफत आ गई है कौम पे जिसकी तरफ अब मैं आने लगा हूँ, मगर उस आफत का ख्याल नहीं है। ख्याल ये है कि मुकदमे करो, लोगों को पकड़ो, जेलों में डाल दो, पॉलिटिकल वर्कर्स को रगड़ो। और ये जो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने ही लगी है या 1 लाख पाकिस्तानियों की जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको डैमेज कर दो, सैबोटेज कर दो। जाहिर है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप उनको बदनाम करेंगे, कंट्रोवर्शियल करेंगे, तो पाकिस्तान के अलावा और कितनी जगह दुनिया में जहाँ अगले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कतर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो ज़बान ही बंद रख लें, आप अपनी चोंच ही बंद रखें। फिर झूठ बोलना कि जी PIA बेच आए हैं। PIA तो बहस में ज़ेर बहस आई नहीं। PIA तो एक इतना बड़ा मसला है कि उसको तो रिजॉल्व करते करते शायद कुछ वक्त लगेगा। और इसी तरह रोजावेल टोटल का क्या गया, बेच आए हैं, वो ज़ेर बहस ही नहीं आया। मालूम ही नहीं है जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके मसाइल क्या हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं, किस मुसीबत का शिकार हैं हम, और किस मुसीबत में आप छोड़ गए हैं।
तो उस तरफ आप आते नहीं हैं और आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। शर्मनाक है। ख़ास तौर पे मैं नाम लेके कहता हूँ, शौकत तरीन साहब को ख्याल करना चाहिए था, हया करनी चाहिए थी। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, मैंने सुना उन्होंने भी ये गुफ्तगू की है। बाकी तो ये चांदमारी करते रहते हैं, बस संजीदा लोगों को तो अवॉइड करना चाहिए इस तरह की बातों से। फ़लाँ चीज़ बेच दी, कुछ बेच के नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, अभी टाइम लगेगा, ज़ाहिर है, कोशिश करेंगे। तो अगर पाकिस्तानियों को जॉब मिलती है बाहर, अगर यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है तो इस पर तो खुश होना चाहिए। तो ये तो था एक दौरा कतर के हवाले से जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके आगे बात रखूं। जो इस वक्त अभी मैं वजारत रेलवे से आया हूँ, हमने बड़ा मैराथन सेशन किया है रेलवे हेडक्वार्टर, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ने। तो मैं वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क भर में मेट ऑफिस के मुताबिक मामूल से 212% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। सिंध में मामूल से 524% ज़्यादा बारिशें हुई। बलूचिस्तान में मामूल से 480% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। केपी में अब तक मामूल से 41% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में मामूल से 125% ज़्यादा बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 92% ज़्यादा बारिशें हुई। बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ 30 साल, 44 साल, 75 साल, 72 साल और 18 साल के और 30 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं सिंध में, बलूचिस्तान में। तो आप सोचें कि कितना खौफनाक मामला है और लोग किस अजाब और मुश्किल में मुब्तला है। तो रेलवेज़ के हवाले से हमारा, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें तकरीबन 10 अरब रुपए हमें हर महीने खर्च करने होते हैं। उसमें पेंशन है, सैलरी है, ऑपरेशंस हैं। हम कमा रहे हैं तकरीबन 7 अरब रुपए, नहीं 7 अरब रुपए हमने खर्च करने होते हैं ऑपरेशंस पे। पेंशन के पैसे गवर्नमेंट दे रही है। हम कमा रहे हैं तकरीबन 5 अरब। 2 अरब का हर महीने का शॉर्टफॉल है। कोई छोटा सा शॉर्टफॉल नहीं है। खसारा जो है वो जा पहुंचा है माशाल्लाह 47 अरब 36 करोड़ रुपए का खसारा है पिछले साल का, जो हम इससे 10 अरब कम पे छोड़ के गए थे। बहरहाल मैं इस वक्त मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि हमारे पास जब मैं गया था 20 दिन का ऑयल स्टॉक होता था, अब 2 दिन का ऑयल स्टॉक है रेलवे के पास। अब पैसे नहीं होते। ये पीछे बड़ी मुश्किल से 1 अरब रुपया चाहिए था एक दिन के अंदर, अल्लाह जानता किस तरह हमने अरेंज किया। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते। बातें इतनी लंबी लंबी करना और ऊंची ऊंची छोड़ना, बेड़ा गर्क करके तो आप खुद तशरीफ़ ले गए हैं और दूसरों को काम नहीं करने दे रहे हैं। आप किस तरीके से हमने पैसे इकट्ठे किए हैं और लोगों की तनख्वाहें अदा की हैं, क्योंकि अगर आप मजदूर को तनख्वाह नहीं देंगे तो उसके घर में तो भूख आ जाएगी फौरी तौर पे। आगे तनख्वाहों में लोगों का कुछ पूरा नहीं हो रहा जितनी महंगाई है। तो ये एक सिचुएशन है, मैं रेलवेज़ की आपको बता रहा हूँ। अब सूरत ये है कि अभी हमने जो डिसीजन किए हैं वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, फिर अगले बात करूँगा। रेलवे हेडक्वार्टर्स और रेलवे के तमाम डिवीजन्स में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं जो 24 आवर्स काम करेंगे। हालिया शदीद बारिशों से रेलवे ट्रैक को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान हुआ है। इब्तदाई तखमीना 10 अरब रुपए के करीब है इस वक्त तक जो हो चुका है। इसको भी हम इवेल्यूएट कर रहे हैं।